नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली विधि का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में जाना, आज हम प्रश्नावली का क्या महत्व है, इसके लाभ क्या है, इसके अलावा अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली के जो महत्व क्या है या प्रश्नावली के लाभ या गुण क्या है, तो प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने, प्राथमिक तथ्यों के संकलन करने में प्रश्नावली विधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके जो प्रमुख गुण हैं वो निम्न प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, इससे अध्ययन में सुगमता आती है। अध्ययन में सुगमता आती है, यानी प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं दोनों को सुगमता रहती है, दोनों को आसानी रहती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अधिक परिश्रम, धन तथा समय नहीं लगाना पड़ता। सूचनादाता अपनी सुविधा तथा रुचि के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिख सकता है। नेक्स्ट, इसमें समय कम लगता है और भ्रम की स्थिति, यानी प्रश्नावली द्वारा अध्ययन शीघ्र प्रारंभ कर लिया जाता है, शीघ्र संपन्न कर लिया जाता है। प्रश्नावली छपकर शीघ्र उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है और समय तक एक निश्चित अवधि में भरकर वो वापस भी आ जाती है, तो इसमें एक समय भी कम लगता है, क्योंकि साक्षात्कार, अवलोकन और अनुसूची जैसी विधियों में समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें वहां जाना पड़ता है। इसमें जो तैयार किया प्रश्नावली तैयार की और इसको डाक से फटाक से निकाल दिया, तो इसमें समय कम लगता है और मेहनत भी कम होती है। नेक्स्ट, इसमें खर्चा भी कम आता है, तो ये कम खर्चीली पद्धति है, क्योंकि अनुसंधान पर होने वाला व्यय इसमें बहुत कम आता है। अनावश्यक आने जाने का किराया, भाड़ा, रहने का, ये सारे इसमें खर्च नहीं होते और केवल प्रश्न तैयार कर केवल डाक खर्च ही होता है। चलिए, ये बहुत ही अन्य प्रवृत्तियों की तुलना में कम खर्चीली पद्धति है। नेक्स्ट, विशाल अध्ययन के लिए उपयोगी। इस पद्धति द्वारा जनसंख्या जैसी समस्याओं का अध्ययन करने, जनसंख्या के बारे में पता लगाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है, जबकि किसी अन्य प्रविधि या अन्य विधि की सहायता से इतनी अधिक जनसंख्या का सफल अध्ययन संभव नहीं होता, क्योंकि विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने में समय, धन और मेहनत, ये परिश्रम जो है इस अधिक खर्च होता है, और यह है स्वयं प्रशासित है। प्रश्नावली पद्धति से जो अध्ययन किया जाता है वो स्वयं प्रशासित होता है। इसके पीछे कारण है कि शोधकर्ता को न तो क्षेत्र में जाना पड़ता है और न ही क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से उलझना पड़ता है, यानी कि प्रश्न तैयार करके उनको भेज दिए और वो अपने अनुशासन में रह करके उनका प्रश्नों का उत्तर जो है देते हैं, तो जो है स्वयं अनुशासित या स्वयं प्रशासित जो है खुद के का प्रशासन चलता है। तो प्रश्नावली और डाक व्यवस्था के माध्यम से सूचनाएं घर बैठे मिल जाती हैं और सूचना को बार बार प्राप्त करने में बहुत ही आसानी रहती है, सुविधा रहती है, इसीलिए भी प्रश्नावली एक अच्छी विधि है। नेक्स्ट, स्वतंत्र, प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं तथा तथ्य बड़ी आसानी से प्रश्नावली विधि के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सूचनादाता के पास सूचना देने के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है और शोधकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता के समक्ष नहीं आना पड़ता, उसमें किसी प्रकार की झिझक नहीं होती, वो फ्री होकर के और सही उसका आंसर दे सकता है, अपने उनकी बात बता सकता है। और व्यक्तिगत रूप से जो उत्तर दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ता, इसलिए किसी प्रकार का कोई संकोच प्रश्नावली विधि के अंतर्गत नहीं होता और बिना संकोच के उसे वो आसानी से भर देता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तथ्यों का समावेश इसके अंतर्गत पाया जाता है। अतः ये जो है सूचनाएं स्वतंत्र, प्रामाणिक और विश्वसनीय होती हैं। इसके अलावा सूचनाओं की जो प्राप्ति वो शीघ्रता से हो जाती है और तटस्थ अध्ययन में भी यह उपयोगी है। प्रश्नावली के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है उसमें विषयिकता या तटस्थता अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है और जो सूचनादाता है दोनों के बीच व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना भी नहीं पाई जाती, एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाती है और अनावश्यक सूचनाओं से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन में ये बहुत ही उपयोगी है, जबकि अन्य प्रविधियों में तुलना करना इतना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें
प्रश्नावली जो है तैयार करके भेज दी जाती है, अलग अलग उत्तरदाताओं को समान प्रश्न भेज दिए जाते हैं और वो उनके उत्तर लिखते हैं, तो उनके आधार पर अलग अलग सूचनादाताओं के आधार पर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, तथ्यों का और तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। और सांख्यिकीय विश्लेषण में भी बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि सांख्यिकीय सूत्रों द्वारा निश्चित परिणामों को इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्नावली की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो प्रश्नावली विधि के अनेक गुण, लाभ या महत्व होते हुए इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे प्रतिनिधित्व निदर्शन के लिए इसमें कोई संभावना नहीं पाई जाती। यानी कि प्रश्नावली जो विधि है उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व निदर्शनों का चुनाव किया ही नहीं जा सकता। अशिक्षित और शिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं को इसमें सम्मिलित नहीं किए जा सकने के कारण इस प्रणाली में वह प्रतिनिधित्व निदर्शनों का चयन नहीं हो सकता। और भावनात्मक प्रेरणा का इसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, अपूर्ण सूचनाओं की संभावना भी इसमें जो है पूरी तरह बनी रहती है, क्योंकि प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं अपने मन से जो भरता है और वो उसमें अधिक दिलचस्पी नहीं लेते, उसको जो है ज़्यादा गहराई से नहीं देखते और जो आया जैसे आया उसका उत्तर भर के भेज देते हैं। तो इसमें सूचना अधूरी, आधी अधूरी भी जो है प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए भी ये इसकी एक कमी है। और उत्तर प्राप्ति में जो समस्या रहती है, क्योंकि कई बार प्रश्नावलियों का समय पर उत्तर न देकर के उन्हें वापस नहीं लौटाया जाता, कई बार लेट लतीफी इसमें होती रहती है। उत्तरदाताओं की उदासीनता, प्रशासन संबंधी दोष और स्वयं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देशों की अपूर्णता के कारण बहुत कम उत्तर प्राप्त होते हैं। कई बार प्रशासन जटिलता के कारण भी इसमें उत्तरों की जो समय पर प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। गहन अध्ययन इसके द्वारा असंभव होता है, क्योंकि एक वास्तविक रूप से तथ्यात्मक सामग्री गहनता से हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि फौरी तौर पर उत्तरदाता उन प्रश्नों का आंसर देते हैं, गहराई से तक वो नहीं जाते, उनकी इतनी समझ नहीं होती कई बार। तो प्रश्नावली प्रणाली इस मामले में भी अनुपयुक्त सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों, मनोभावों, मूल्यों और उनके आंतरिक जीवन में गहराई तक पैर जमाना संभव होता है, क्योंकि उसे आंसर देने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है, वो सही बता भी देता है, इसलिए ऐसा प्रश्नावली विधि में संभव नहीं होता। और प्रत्युत्तर प्राप्ति की समस्या भी इसमें देखने को मिलती है। कई बार ध्यान दिलाने के बाद भी प्रश्नावली को जो है आंसर देके नहीं भेजा जाता, कई पत्र भेजने के बाद भी उत्तर नहीं मिलने पर जो है चुप बैठ जाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये समस्या भी इसमें आती है। नेक्स्ट, प्रश्नावली भरने में सहायता नहीं मिल पाती, तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से दूर रहता है, इसलिए प्रश्नावली भरते समय उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। तो इसलिए गलत उत्तरों की संभावना भी और अविश्वसनीय उत्तरों की संभावना भी इसमें बनी रहती है। और अस्पष्ट और खराब लिखावट से युक्त जो है आंसर कई बार जो है प्रश्नावलियों के आंसर में जो है हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लिखे जाते हैं, जिससे लिखावट भी खराब होती है। और कई बार कुछ सूचनाएं जो है अस्पष्ट होती हैं, इसके कारण वो उपयोगी नहीं रहती, इसलिए अनुपयोगी भी ये एक तरह से सिद्ध होती है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण इसमें असंभव है। तो प्रश्नावली में अनुसूची की तरह ऐसे प्रमाणित सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण संभव नहीं होता है, जो प्रत्येक प्रकार के समूह, सांस्कृतिक प्रतिमान तथा सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त हो। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूचनादाता एक ही प्रश्न का अपने अपने दृष्टिकोण से उत्तर देते हैं, इसमें वैज्ञानिकता का जो है एक तरह से अभाव पाया जाता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना इसमें संभव नहीं हो पाता है। और उत्तरदाता अनेक भ्रम में रहते हैं, तो उनकी भ्रांतियों के कारण भी कई बार उनके मन में आशंका रहती है कि किसी को तो वो जो है सही सूचनाएं नहीं प्रदान करता, कई गोपनीय बातों को जो है नहीं बताता। तो ये समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब एक अच्छी प्रश्नावली की जो प्रमुख क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उससे पहले अनिवार्यता क्या है। तो प्रश्नावली प्रविधि को सफल बनाने के लिए कुछ अनिवार्यता तथा आवश्यक परिस्थितियों का होना भी बहुत ही जरूरी है। प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर लिखकर उनको लिखकर उत्तर देने के लिए सूचनादाताओं को शिक्षित करना भी जरूरी होता है। और अनुसूचित तुलना प्रश्नावली का जो निर्माण है अधिक सावधानी से किया जाना चाहिए अधिक सावधानी से किया जाना चाहिए। केवल उपयोगी प्रश्नों को ही प्रश्नावली में स्थान दिया जाए, ऐसे समय, धन आदि की बचत भी होती है और निरर्थक प्रश्नों
उत्तरदाता चिढ़ भी जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाए। अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये जानते हैं। तो एक अच्छी प्रश्नावली वह है जिसमें अच्छे, सुस्पष्ट और उपयोगी प्रश्न हो। दूसरी, अच्छे प्रश्नों की विषमताओं के विषय में अनुसूची के प्रकरण में उल्लेख कर दिया गया है, क्योंकि अनुसूची में बताया गया था कि अच्छे प्रश्न कौन से हैं, क्या है। तो उस तरह के प्रश्न जो है प्रश्नावली के अंतर्गत शामिल किए जाने चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्न संख्या में कम, स्पष्ट, एकार्थक, सरल और परस्पर पूरक होने चाहिए। उनका विषय से सीधा संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो है उनका कोई अर्थ नहीं निकल के आए, तो वो सार्थक प्रश्न होने चाहिए। उनकी भाषा स्पष्ट तथा विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। पारिभाषिक, सापेक्षिक, विभागीय तथा संक्षिप्त शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से उत्तरदाता उन प्रश्नों को समझ नहीं पाता। इसलिए कुल शब्दों का स्पष्टीकरण होना बहुत ही जरूरी है। प्रश्नों का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि वे सही सूचना प्राप्त करने में सक्षम हो। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जैसे निर्देशक प्रश्न, प्रकल्पनात्मक प्रश्न, व्यक्तिक, भावात्मक तथा परीक्षात्मक, ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न प्रश्नावली के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाने चाहिए। ये प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसके अलावा असमंजस में डालने वाले यानी कि भ्रम में डालने वाले तथा मूल्यांकनात्मक प्रश्न पूछना भी ठीक नहीं होता। तो इन प्रश्नों को भी जो है अवॉइड किया जाना चाहिए। और अनुसूची की तुलना में प्रश्नावली के बाहरी स्वरूप पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उसका कलेवर अच्छा होना चाहिए, उसका जो आकार प्रकार है वो आकर्षक हो। उसे किसी भी दशा में 40-50 प्रश्नों से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए, नहीं तो बोरियत के आधार पर वो जो है ना उसको पढ़ते नहीं है, रख देते हैं, आंसर देने में झिझकते हैं। और यदि उसे आधा घंटे में भर दिया जाए, ऐसी यदि प्रश्नावली है तो उससे सूचनादाता बड़ी आसानी से भर देता है, वो बोर भी नहीं होता। इसलिए उसके प्रश्नों को क्रमबद्ध और रुचिकर ढंग से भी रखा जाना चाहिए और ज्यादा बड़ी जो है प्रश्नावली नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और डाक द्वारा भेजने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले प्रश्नों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, जांच परख कर लेना चाहिए, तभी उनको भेजना चाहिए। इसके लिए किसी छोटे समूह को कार्यक्षेत्र बनाया सकता है। इससे प्रश्नावली में सभी संभावित दोषों का भी पता चल जाता है और उन्हें भेजने से पूर्व ठीक किया जा सकता है। तो ऐसा भी अच्छी प्रश्नावली तैयार करते समय किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली की कुछ अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं भी थी। नमस्कार, अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेंगे।